हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ वेद प्रकाश शर्मा जी का उपन्यास तीसरी क्रांति का पार्ट 3। लेकिन सोचने की बात यह थी कि अभय सिंह जैसा वैज्ञानिक प्रकृति का व्यक्ति इस दृश्य से क्या निकाल रहा था। किसी प्रेमी जोड़े के लिए भी यह दृश्य सुंदर हो सकता था, किंतु एक वैज्ञानिक जो प्राकृतिक सौंदर्य को एक नीरस सी वस्तु मानता है, वह ऐसे दृश्य को बड़े ध्यान से देख रहा था। पश्चिम में धरती से गले मिलने का प्रयास करता हुआ सूर्य गगन पर अपनी ललिमा बिखेरे पीले मुखड़े के साथ सिसक रहा था। दृश्य एक पहाड़ी इलाके का था। पहाड़ियों के पीछे सूर्य डूबना चाहता था और दूसरी ओर ठीक उसके सामने पूरब दिशा में चंद्रमा मुस्कुरा रहा था, मानो सारे दिन के कठोर परिश्रम के पश्चात उसने सूर्य को परास्त कर दिया हो और इस खुशी से गर्व से मुस्कुरा रहा हो कि यह वातावरण पर उसका साम्राज्य रहेगा। इस समय सूर्य और चंद्रमा ठीक एक दूसरे के आमने सामने थे। अभय सिंह ने तेजी के साथ एक बड़ा सा लेंस उठाया और स्क्रीन पर उभरने वाले दृश्य को पहले से भी अधिक ध्यान से देखने लगा। इस समय उसने अपनी बाईं आंख बंद कर रखी थी और केवल दाईं आंख से लेंस के जरिए स्क्रीन पर उभरने वाले दृश्य को देख रहा था। कमाल यह था कि लेंस के अंदर से सूर्य और चंद्रमा की एक एक किरण स्पष्ट चमक रही थी। सारे वातावरण पर किरणों का एक लंबा चौड़ा जाल फैला हुआ था, मानो मकड़ी के जालों का यह एक विशाल रूप हो। लेंस के जरिए अभय सिंह सूर्य से निकलने वाली एक एक किरण को स्पष्ट देख रहा था। चंद्रमा से निकलने वाली भी एक एक किरण तक वह गिन सकता था। सूर्य और चंद्रमा की किरणों के जाल का यह दृश्य बेहद रोमांचकारी था। अभय सिंह की नज़र सूर्य और चंद्रमा की एक एक किरण पर फिसल रही थी। दोनों की किरणें एक दूसरे को क्रॉस करती हुई पहाड़ियों में पड़ रही थी। यह दूसरी बात है कि सूर्य की किरणों के मुकाबले चंद्रमा की किरणें बहुत ही फीकी थी, परंतु फिर भी उन्हें स्पष्ट देखा जा सकता था। न जाने क्यों अभय सिंह का दिल बुरी तरह धड़क रहा था, मानो सूर्य और चंद्रमा की इन किरणों से ही कुछ उम्मीद करते हों। अचानक बुरी तरह उछल पड़े अभय सिंह। उनकी दृष्टि सूर्य और चंद्रमा की सभी किरणों से हटकर दोनों की केवल एक एक किरण पर जम गई। सूर्य और चंद्रमा की हर किरण एक दूसरे को क्रॉस कर रही थी, किंतु दोनों की केवल एक एक किरण ही ऐसी थी जो एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रही थी, बल्कि इस समय एक दूसरी की ओर बढ़ रही थी। ठीक उस प्रकार जैसे दोनों प्रकाश किरण एक दूसरे की ओर बढ़ रही हो। तेजी के साथ सूर्य और चंद्रमा की किरण एक दूसरे की ओर बढ़ रही थी और एक पल ऐसा आया जब दोनों किरणों के अग्रिम पॉइंट एक दूसरे से टकरा गए, ठीक इस प्रकार जैसे सुई की नोक एक दूसरे से टकराई। उनके टकराते ही एक हल्की सी चिंगारी उभरी। जेब्रा, अभय सिंह प्रसन्नता से चीखे। टाइम 6:25, जेब्रा ने जल्दी से बताया। गुड, अभय सिंह के मुख से प्रसन्नता से डूबा स्वर निकला और फिर उन दोनों की दृष्टि उन दोनों किरणों के पॉइंट पर जम गई। अगले ही पल वे दोनों किरणें एक दूसरे के विपरीत दिशा में लौटने लगी। सूर्य की किरण सूर्य की ओर और चंद्रमा की किरण चंद्रमा की ओर। अभय सिंह देखते रहे। उनकी आंखों की चमक हर पल बढ़ती चली गई। कुछ ही देर में दोनों किरणें अन्य किरणों के जाल में उलझ गई। मिल गई, खुशी के कारण बुरी तरह चीख पड़े अभय सिंह। हमें सफलता मिल गई जेब्रा, हमें सफलता मिल गई, कहते हुए अभय सिंह खुशी से नाचने लगे। जेब्रा उन्हें देखता ही रह गया। उसका दिल बड़ी जोर जोर से धड़क रहा था। आश्चर्य के साथ वह खुशी से नाचते हुए अभय सिंह को देख रहा था और सोच रहा था कि कहीं अभय सिंह पागल तो नहीं हो गए। क्रांति का देवता इस समय बड़ी तेजी के साथ एक सुरंग से गुजर रहा था। उसके जिस्म पर इस समय चमचमाता हुआ लिबास और चेहरे पर सुनहरा नकाब था। नकाब के अंदर से उसकी दो चमकीली आंखें झांक रही थी। लंबे लंबे कदम रखता हुआ
वह शीघ्र अतिशीघ्र उस सुरंग को पार कर जाना चाहता था। सुरंग में इस समय अंधकार था, लेकिन इसका क्या किया जाए कि क्रांति के देवता के हाथ में इस समय एक टॉर्च थी, जिसे वह बार बार रोशन करके अपना मार्ग देख लेता था। सतर्कतावश वह अपनी टॉर्च को लगातार रोशन नहीं कर रहा था। जल्दी ही वह ऐसे स्थान पर पहुंच गया जहां सुरंग बंद हो गई थी, परंतु इस तरह उसने लेश मात्र भी ध्यान नहीं दिया। अलबत्ता कुछ क्षण वह चुपचाप अंधेरे में खड़ा रहा। वह कदाचित यह भांपने की चेष्टा कर रहा था कि सुरंग में इर्द गिर्द अन्य कोई तो नहीं है। जब उसे विश्वास हो गया कि यहाँ अन्य कोई नहीं है, तो उसने टॉर्च रोशन कर दी। टॉर्च का प्रकाश सीधा पत्थर की बनी एक बगुले की आकृति पर पड़ा। बगुला इस प्रकार से बना हुआ था मानो पंख फड़फड़ाकर वह उड़ने का प्रयास कर रहा हो। क्रांति के देवता ने आकृति की बनावट पर अधिक ध्यान न देकर अपना समय व्यर्थ नहीं किया, बल्कि आगे बढ़कर बगुले की दाईं टांग को पकड़कर एक तरफ घुमा दी। टांग तो निसंदेह घूम गई, परंतु प्रतिक्रिया कुछ भी नहीं हुई, और जो प्रतिक्रिया हुई वह केवल क्रांति का देवता ही जान पाया, क्योंकि उसने तुरंत टार्च का प्रकाश बगुले की एक आंख में डाला। बगुले की एक आंख के बीचों बीच एक बेहद नन्हा सा छिद्र चमक रहा था। यह छिद्र दरअसल बगुले की टांग घुमाने से ही उत्पन्न हुआ था। साधारणतया देखने में ऐसा लगता था कि बगुले की टांग केवल घूमकर रह गई है, उसने घूमने से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई है, जबकि वह सर्वथा भ्रम था। बगुले की आकृति में यह सिस्टम कदाचित इसलिए फिक्स किया गया था ताकि अगर कोई अनजान व्यक्ति अनुमान से ही बगुले की टांग घुमा दे तो कोई विशेषता न पा सके। परंतु क्रांति के देवता को तो जैसे मालूम था कि उसके टांग घुमाने से प्रतिक्रिया क्या हुई है। उसने तुरंत अपने लबादे की जेब से सुई जैसी एक वस्तु निकाली। सुई का अग्रिम भाग हे एम की शक्ल में मुड़ा हुआ था। उसने बिना एक भी क्षण व्यर्थ किए सुई बगले की आंख में बने छिद्र में डाल दी और तेजी के साथ 3 बार दाईं ओर घुमाकर तुरंत बाहर खींच ली। सुई के छिद्र से बाहर आते ही करिश्मा हुआ। हल्की सी गड़गड़ाहट के साथ बगुले का पेट फटने लगा। बगुले का पेट इस हद तक फट गया कि एक इंसान सरलता से उसमें प्रविष्ट हो सकता था। क्रांति का देवता इस प्रकार उसमें प्रविष्ट हो गया मानो इन सबका वह पूरी तरह अभ्यस्त रहा हो। बगुले के पेट से सटी हुई सीढ़ियाँ थी। क्रांति के देवता ने एक बार टॉर्च रोशन की। नीचे सुरंग में जाकर ये सीढ़ियाँ समाप्त थी। टॉर्च का प्रकाश इस समय पानी पर नृत्य कर रहा था। नीचे सुरंग में पानी भरा हुआ था और लोहे की सीढ़ियाँ भी पानी में ही जाकर गुम गई थी। इस बार उसने टॉर्च बुझाने का कोई प्रयास नहीं किया, बल्कि टॉर्च उसी प्रकार रोशन किए वह तेजी के साथ नीचे उतरता चला गया। जो सीढ़ी पानी में डूबी हुई थी, उससे ऊपर वाली सीढ़ी पर एक पल के लिए वह ठहरा। एक पल के लिए उसकी टॉर्च के प्रकाश का दायरा पानी पर रेंगता हुआ सुरंग में काफ़ी दूर तक चला गया। सुरंग में मौत जैसा गहन सन्नाटा था। क्रांति के देवता ने बिना लेश मात्र भी चिंता किए पानी में कूदकर इस सन्नाटे को भंग किया, और इसके बाद वो वहाँ छाया सन्नाटा जैसे भंग होता ही चला गया। उसके हाथ में रोशन टॉर्च थी और उसका टॉर्च वाला हाथ प्रत्येक पल पानी से ऊपर था। एक हाथ और 2 पैरों के जरिए ही वह आराम से तैरता हुआ पानी से भरी हुई सुरंग को पार कर रहा था। उसके तैरने के कारण सुरंग का सन्नाटा पराजित होकर रह गया था। पानी से भरी सुरंग में इस प्रकार तैरता हुआ वह काफ़ी दूर तक आ गया। टॉर्च का प्रकाश हर पल उसके सामने पड़ रहा था और उसी के मार्गदर्शन पर वह आगे तैर रहा था। अचानक टॉर्च के प्रकाश में एक विशाल मगरमच्छ नजर आया। इस मगरमच्छ ने अभी अभी पानी के गर्भ से अपना डरावना चेहरा बाहर निकाला था। मगरमच्छ पर दृष्टि पड़ते ही एक पल के लिए क्रांति का देवता ठिठका। उधर क्रांति के देवता को देखते ही मगरमच्छ की आंखों का रंग बदला और फिर उसका पूरा जिस्म पानी की सतह पर आ गया। पानी में सरसराकर वह तेजी से क्रांति के देवता की ओर बढ़ा।
क्रांति का देवता भी तुरंत पानी की सतह पर सरसराया और सरसराता हुआ क्रांति का देवता सीधा मगरमच्छ के मुंह की ओर बढ़ा। मगरमच्छ का भयानक जबड़ा एक झटके के साथ खुल गया और सरसराकर क्रांति का देवता उसके मुंह में समा गया। मगरमच्छ का जबड़ा एक झटके के साथ बंद हो गया। 5 मिनट पश्चात ही क्रांति का देवता भीगे लिबास में मगरमच्छ के पेट में बने एक कक्ष में खड़ा अपने बाएं हाथ के अंगूठे के पास की 2 उंगलियों से दाएं पैर का घुटना खुजा रहा था। कक्ष में ठीक उसके सामने एक काला नकाबपोश खड़ा था जिसके लिबास पर 40 लिखा हुआ था। क्रांति के देवता को देखते ही उसने बड़े आदर से सिर झुकाया था। तेजी से उस तरफ चलो, क्रांति के देवता प्रभावशाली स्वर में बोला। बिना कुछ बोले 40 नंबर ने सिर झुकाया और तुरंत उस कक्ष से बाहर निकल गया। उसके बाहर निकलते ही क्रांति के देवता ने कक्ष अंदर से बोल्ट किया और एक बार कक्ष का निरीक्षण किया। कक्ष पूर्णतया आधुनिक शस्त्रों से लैस था। एक तरफ पेरिस्कोप युक्त टीवी रखा हुआ था। आगे बढ़कर उसने टीवी ऑन कर दिया। पहले स्क्रीन पर हल्की सी आड़ी तिरछी लकीरें खींची और फिर उस पर एक दृश्य उभर आया। स्क्रीन पर पानी ही पानी नजर आ रहा था। यह दृश्य सागर का था। मगरमच्छ इस बीच सुरंग को पार करके सागर के बीच में आ चुका था। यह मगरमच्छ दरअसल एक आधुनिक पनडुब्बी थी। मगरमच्छ के आकार की यह पनडुब्बी किसी को भी सरलता से धोखा देने के लिए पर्याप्त थी। मगरमच्छ नुमा पनडुब्बी इस बीच पानी के गर्भ में समा चुकी थी। सागर के सीने को चीरता हुआ मगरमच्छ हर पल त्रिवेग से आगे बढ़ता जा रहा था। क्रांति के देवता की आंखें स्क्रीन पर जमी हुई थी। पनडुब्बी के इर्द गिर्द छोटी छोटी मछलियां तैर रही थी, लेकिन क्रांति के देवता को इस प्राकृतिक सौंदर्य से कोई मतलब ही नहीं था। उसे तो पानी में तैरती किसी दुश्मन की पनडुब्बी की तलाश थी। लेकिन जितनी दूर तक वह स्क्रीन के जरिए सागर में जा सकता था, वहाँ केवल पानी ही पानी नजर आ रहा था। एकाएक उसके स्क्रीन से दृष्टि हटा ली और पेरिस्कोप ऑन कर दिया। अब वह सागर की सतह और सागर के ऊपर का गगन साफ देख सकता था। उसने स्पष्ट देखा, सागर के ऊपर दुश्मन के 2 विमान चकरा रहे थे। इन विमानों को देखकर क्रांति के देवता की आंखों में जहां हल्की सी चिंता के भाव आए, वहां होठ मुस्कुरा भी उठे। कुछ देर तक वह विमानों पर दृष्टि जमाए रहा, फिर एक माइक उठाकर उसका स्विच ऑन करके बोला, नंबर 40, दुश्मन के विमान ऊपर पहुंच चुके हैं। जल्दी से करीब पहुंचने की कोशिश करो, रफ्तार बढ़ा दो। अगर हम यहाँ मात खा गए तो हमारी क्रांति अधूरी रह जाएगी। ओके सरदार। दूसरी ओर से नंबर 40 की आवाज़ आई। बस क्रांति के देवता ने अधिक वार्तालाप करना उचित नहीं समझा। उसने तुरंत संबंध विच्छेद कर दिया और पनडुब्बी की बढ़ती हुई गति के साथ खुद को दुश्मन से टकराने के लिए तैयार करने लगा। विकास जबरसी किसी शेर के बाती दहाड़ा। कहाँ है वह कुत्ता? हरामजादे के जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। इस स्टेट के एक एक बच्चे को अपने हाथ से कत्ल करूंगा, अपनी बहन पर लूँगा। हा हा हा। पागलों के बाती कह कह लगाता हुआ जबरसी अपने बिस्तर से उछलकर खड़ा हो गया। आँख पर सफ़ेद पट्टी बंधी हुई थी। एक आँख अंगारे के समान दहक रही थी। इस समय वह एक अस्पताल के बिस्तर पर था। उसके कहकहों से सारा अस्पताल गूंजने लगा। आँख में होती पीड़ा की चिंता न करके वह बिस्तर से उछला और अपने कमरे के दरवाजे की ओर भागा। सारे अस्पताल वालों के लिए यह नई बात नहीं रह गई थी। जब से जबरसी को होश आया है, तभी से वह चीख रहा था कि वह इस स्टेट के एक एक वारिस को जिंदा नहीं छोड़ेगा। वह सारे वंश को समाप्त कर देगा। इस स्टेट के खानदान को मैं नेस्ता नाबूद कर दूंगा। हर लाश के ऊपर बैठकर कह कहे लगाऊंगा। हा हा हा। पागलों के बाती कह कह लगाता हुआ वह एक दरवाजे की ओर भागा, किंतु तभी 2 अमेरिकी सैनिक उसके सामने आ गए। उन दोनों के हाथों में गनें थी।
परंतु इस समय तो जबर पर जैसे खून सवार हो चुका था। बिना कुछ भी सोचे समझे उसने किसी चीते के भांति एक साथ उन दोनों पर जंप लगा दी। उन दोनों को जबरसी से कदाचित यह उम्मीद नहीं थी। अभी वे कुछ समझ भी नहीं पाए थे कि एक के जबड़े पर जबरसी का फौलादी घूंसा पड़ा और दूसरे की नाक पर उसके सिर की जोरदार टक्कर। दोनों एक साथ चीखकर विपरीत दिशा में जा गिरे, परंतु जबरसी उनसे टकराने के लिए वहां रुका नहीं। तेजी के साथ भागता हुआ बाहर निकला। गैलरी से भागता हुआ जबरसी पागलों के भांति चीख रहा था। एक डॉक्टर जबर के रास्ते में आया, लेकिन जबरसी ने एक ही गुस्से में वह किसी पुतले के भांति हवा में लहराकर न केवल 10 कदम दूर जाकर गिरा, बल्कि उसके जबड़े के हिलते हुए एक एक जोड़ ने उसे जबरसी की अपरिचित शक्ति का परिचय भी दिया। जबरसी किसी की ओर ध्यान नहीं दे रहा था। वह चीखता हुआ तेजी से भागता जा रहा था। जो उसके रास्ते में आता उसे पुतले के भांति हवा में उछाल देता। सारे अस्पताल में जैसे हंगामा हो गया। पीछे से सैनिक संभल भी गए थे। उनके हाथों में गनें भी थी, किंतु मुसीबत यह थी कि उन्हें यहाँ उसकी हत्या के लिए खड़ा नहीं किया गया था, बल्कि उन्हें जबरसी की सुरक्षा करनी थी। वे जबरसी के दिमाग में उठने वाले इस बार बार के दौरे से परेशान थे। वे भी गने संभालकर जबरसी के पीछे भागे, किंतु जबरसी को इस बात की मानो चिंता ही नहीं थी। वह बराबर भागा जा रहा था और जल्दी से जल्दी इस अस्पताल से बाहर निकल जाना चाहता था। अचानक तेजी से भागता हुआ जबरसी ठिठक गया। सामने खड़ा था जेम्स बॉन्ड। दोनों की आंखें टकराई। जबरसी की देखती हुई इकलौती आंख तेजी से फड़फड़ाने लगी। बॉन्ड टांग चौड़ी किए अपने दोनों कूलों पर हाथ रखे उसका रास्ता रोकने के अंदाज में खड़ा था। बॉन्ड की आंखों में दृढ़ता के भाव थे, होठों पर मुस्कान थी और चेहरे पर पत्थर के भांति कठोरता। हट जाओ बॉन्ड, जबरसी गुर्राया। मेरे रास्ते से हट जाओ। क्या चाहते हो? जेम्स बॉन्ड ने उसे घूरते हुए स्थिर स्वर में कहा। इस स्टेट के वंश का विनाश, जबरसी गुर्राया। उस पिल्ले का कत्ल जिसने मेरी आंख फोड़ी है। हट जाओ बॉन्ड, मेरे रास्ते से हट जाओ। मुझे आज भी सब याद है, अपनी प्यारी बहन के कोमल जिस्म पर पड़ते हुए कोड़े। मुझे आज भी ऐसा लगता है बॉन्ड, जैसे मेरी बहन तड़प रही है, गिड़गिड़ा रही है, उन राक्षसों से रहम की भीख मांग रही है। तुम हट जाओ, बदला लेने का अवसर तुम्हें मिलेगा। बॉन्ड ने कहा। मुझे अवसर नहीं चाहिए, शेर के भांति दहाड़ा। जबर मुझे विकास चाहिए, बानू चाहिए, अभय चाहिए। एक एक के टुकड़े करके इस स्टेट के चौराहे पर लटका दूंगा। मैं नहीं हटूंगा। बॉन्ड ने दृढ़ता के साथ कहा। जबरसी अपने रास्ते की दीवार को हटाना जानता है। कहते कहते जबरसी की इकलौती आँख किसी लाल बल्ब के आती जल उठी। मेरे रास्ते से हट जाओ, वरना मैं तुम्हारे रास्ते की दीवार नहीं हूँ जबर। इतना ही कहा था बॉन्ड ने कि जबर ने भेड़िए के भांति गुर्रा कर उस पर जंप लगा दी। बॉन्ड को जबरसी से ऐसी उम्मीद नहीं थी। कदाचित इसलिए वह मात खा गया। जबरसी का पहला गुस्सा सन्नाकर उसकी कनपट्टी पर पड़ा। लाख संभलने की चेष्टाओं के बाद भी बॉन्ड लहराकर फर्श पर गिर पड़ा। वह एक गुस्से से बॉन्ड जान गया कि जबरसी अथाह शक्ति का मालिक है। एक पल के लिए तो उसकी आंखों के आगे अंधकार छा गया। उसने तो कल्पना भी नहीं की थी कि जबर इतनी शक्ति रखता है। इधर बॉन्ड फर्श पर गिरा, उधर जबर ने उसके ऊपर से दरवाजे की ओर जंप लगाई, लेकिन बॉन्ड भी आखिर बॉन्ड था। उसने झपटकर जबर सिंह की टांग पकड़ ली। अपने वेग के कारण जबर धड़ाम से मुंह के बल फर्श पर गिरा। बॉन्ड समझ चुका था कि जबर सिंह एक कमाल की शक्ति का मालिक है, इसलिए उसने उसे अवसर देना उचित नहीं समझा। उसने तुरंत अपने होलिस्टर से रिवॉल्वर खींचा और जबर सिंह की पसलियों से सट्टाकर गुर्राया। अगर लेशमार भी हरकत करोगे जबर सिंह, तो तुरंत गोली मार दूंगा। उसके बाद तुम किसी से बदला नहीं ले सकोगे। अपने आप को होश में लाओ। जोश में इंसान गलती करता है।
अगर दिमाग से सोचकर चलोगे तो बदला लेने में कामयाब रहोगे। तुम्हें यह सोचना चाहिए कि जोश में तुमने किस पर हाथ उठाया है। जबर सिंह के मस्तिष्क को एक झटका सा लगा। इतना तो वह सोच ही सकता था कि उसकी पसलियों से सटा हुआ रिवाल्वर एक सेकंड में उसकी जान ले सकता है। उसने खुद को संभाला, जोश में उफनते हुए दिमाग पर काबू किया। उसने बॉन्ड की ओर देखा। बॉन्ड के होठों पर दोस्ताना मुस्कान थी। जबर सिंह धीरे से उठा। मैं तुमसे कुछ खास बात करने आया हूँ, जेम्स बॉन्ड ने कहा। मैं तुम्हारी ही एक ऐसे दुश्मन का कत्ल करना चाहता हूँ जो एक बार मर चुका है, जिसे तुम्हारे भांजे निर्भय ने मारा था। क्या? जबर सिंह बुरी तरह चौंका। राणा प्रताप? हाँ, बॉन्ड ने मुस्कुराकर कहा। राणा प्रताप एक बार पुनः जिंदा हो चुका है। क्या बक रहे हो? जबर सिंह की खोपड़ी घूम गई। यह सब कैसे हो सकता है? क्या बकवास है? मेरे साथ आओ, जेम्स बॉन्ड ने कहा। मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। कहते कहते बॉन्ड ने रिवॉल्वर होलिस्टर में रख लिया। कुछ ही क्षणों पूर्व जबर सिंह का जो मस्तिष्क बेहद उत्तेजित था, इस समय वह न केवल शांत था, बल्कि उसके दिमाग में बॉन्ड द्वारा कहे गए शब्द गूंज रहे थे। वह चुपचाप बॉन्ड के साथ बढ़ गया। अस्पताल का पूरा स्टाफ और सैनिक भी उसे इस प्रकार देख रहे थे जैसे वह कोई पागल हो। स्वयं जबर सिंह को भी ऐसा लग रहा था मानो अभी कुछ ही क्षणों पूर्व वह जो कुछ कर रहा था वह पागलपन ही था। सचमुच क्रोध में वह पागल हो गया था। गर्दन झुकाए वह बॉन्ड के साथ एक कमरे में प्रविष्ट हो गया। कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया गया। बैठो, बॉन्ड ने जबर सिंह से कहा। जबर सिंह एक कुर्सी पर बैठ गया। उसके सामने जेम्स बॉन्ड बैठा था। तुम्हारी आँख का क्या हाल है? बॉन्ड ने बात प्रारंभ की। आँख का घाव ताज़ा है बॉन्ड, जबर सिंह ने कहा। साधारण बात है कि दर्द होगा, इसके बावजूद भी तुम। आँख का यह दर्द कुछ भी नहीं है बॉन्ड, जबर सिंह इसकी बात बीच में ही काट कर बोला। जिसकी मानसिक पीड़ा हो उसके लिए शारीरिक दर्द कोई महत्व नहीं रखता। जिसके सीने में प्रतिशोध की ज्वाला दधकती हो उसे यह आँख की पीड़ा क्या रोकेगी? तुम नहीं जानते बॉन्ड, तुम नहीं जानते। कहता कहता जबर सिंह भावुक हो उठा। तुम नहीं जानते कि मेरे सीने में कैसी आग भड़क रही है। तुम मेरे दर्द को क्या जानो बॉन्ड। मैंने वो देखा है जो किसी इंसान को बगावत करने पर मजबूर कर सकता है। सच मानना, जबर सिंह ने अपने जीवन में सबसे अधिक प्यार अपनी बहन से किया है। अपनी उस नन्ही सी पारो को एक कांटा लगते ही भैया भैया पुकार कर मेरे सीने से लग जाती थी। अगर मेरी बहन को जंगल में कोई कांटा चुभ जाता था तो मेरे सीने में जैसे बाला उतर जाता था। अगर मेरी पारो को एक चींटी काट लेती थी तो मेरे सीने पर सांप लौट जाता था। मेरी उसी बहन को मेरी इन्हीं आँखों के सामने हंटरों से मारा गया था बॉन्ड। मैंने उसी बहन की उगड़ी हुई खाल देखी है। मुझे आज भी याद है जब राणा प्रताप के दरबार में मुझे हंटरों से मारा जा रहा था तो पारो कैसी चीखी थी, कितनी रोई थी, कितनी गिड़गिड़ाई थी। वह सब कुछ आज भी मेरी आंखों के सामने उसी तरह तैरता है जैसे अभी कुछ क्षण पहले की बात हो। मुझे आज भी याद है उस कुत्ते भानु प्रताप ने किस प्रकार मेरी नन्ही मुन्नी गुड़िया को धोखा दिया था। किस प्रकार राणा प्रताप ने मेरे बापू की हत्या की थी। यही खानदान है जिसने मेरी छोटी सी झोपड़ी में तूफान ला दिया था, जिसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी। एक एक दुख, एक एक जिल्लत जो इन्होंने मुझे दी है, मुझे सब याद है। डाकुओं में रहकर मैंने अपने भांजे को पाल पोस कर उसे इस काबिल बनाया कि वह बदला ले सके। लेकिन लेकिन मेरे दिल को एक चोट लगी बॉन्ड। एक बार की चोट जबर कभी नहीं भूलेगा। मेरी प्यारी बहन उन्हीं कुत्तों से जा मिली जिन्होंने उसके भाई के सामने उसकी खाल नोची थी। निर्भय भी धोखा दे गया। मेरी उस नन्ही सी बोली बहन ने यह नहीं सोचा कि उसका भाई कैसे भूल सकता है कि उसकी आंखों के सामने उसकी खाल उधेड़ी गई थी। अपनी बहन को मैं क्या कहूँ, निर्भय को कैसे समझाऊँ? वो मेरे अपने हैं। वे चाहे मुझे धोखा दे, लेकिन जबर सिंह उनसे प्यार करता है। जबर उन पर हुए अत्याचारों का बदला इस स्टेट के बच्चे बच्चे से लेगा।
सबसे लेगा। कहते कहते जबर सिंह की आंखों में आंसू टपक पड़े। दिल में धधकती भावुकता की आग बरस पड़ी। बॉन्ड समझ चुका था कि जबर सिंह अपनी बहन और निर्भय सिंह से कितना प्यार करता है। वह जान चुका था कि जबर सिंह भावुकता में बहकर वह सब कुछ बोलता चला गया है। यह कोरी भावुकता बॉन्ड के लिए कोई महत्व नहीं रखती थी, किंतु इतना वह जानता था कि जब भावुक व्यक्ति भावुकता में बहकर बोल रहा हो तो उसे रोकना नहीं चाहिए। इसलिए शांत होकर उसने जबर की पूरी बात सुनी थी। उसके चुप होने पर बॉन्ड बोला, तुम रो रहे हो जबर? बहन और भांजे की बेवफाई पर रोना आ गया बॉन्ड। आंसू पोंछता हुआ जबर बोला, जब अपने दुख देते हैं तो रोना आ ही जाता है। जिन्हें मैंने अपनी जान से ज़्यादा चाहा, जिनके लिए मैं आज तक लड़ रहा हूँ, वही दुश्मनों से मिल गए। खैर, बॉन्ड उसे भावुकता की ज्वाला से निकालने का प्रयास करता हुआ बोला, इन बातों को छोड़ो, सब ठीक हो जाएगा। पहले वह बात सुनो जो मैं तुम्हें बताने आया हूँ। अरे, जबर सिंह एकदम भावुकता के बहर से बाहर आया। तुम क्या कह रहे थे? मैं यह कह रहा था कि वह राणा प्रताप, जिसकी हत्या एक बार निर्भय सिंह ने कर दी थी, उसी ने दूसरा जन्म ले लिया है। सुना यह है कि उसे अपने पिछले जन्म की हर बात याद है। एक स्थान पर उसके हाथ निर्भय सिंह लग गया। उसने निर्भय को उसी प्रकार कोड़ों से मारा। अब यह तुम्हारी तलाश में है, लेकिन यह कैसे हो सकता है? उलझनपूर्ण स्वर में जबर सिंह ने प्रश्न किया। उत्तर में जेम्स बॉन्ड ने उसे सारी घटना बता दी। यह दूसरी बात थी कि वह यह छिपा गया कि राणा प्रताप बनने वाला विजय यानी उसके भांजे का ही लड़का है। सब कुछ सुनने के बाद जैसे एक बार पुनः जबर के चेहरे पर भूचाल के भाव आने लगे। उसके नथुने फूलने लगे। गुर्राकर वह बोला, कहाँ है वो हरामजादा कुत्ता जिसने निर्भय पर हाथ उठाया? मेरी कैद में। जेम्स बॉन्ड ने कहा, मुझे उस तक पहुंचा दो बॉन्ड। मैं अपने हाथ से उसे कत्ल करूंगा। पुनः जबर सिंह का पागलपन का दौरा सवार होने लगा। उसका चेहरा लाल होता चला गया। लेकिन अभी मैं तुम्हें उसके पास नहीं ले जाऊंगा, जेम्स बॉन्ड ने चोट की। नहीं नहीं, बॉन्ड जैसे पागल हो गया जबर सिंह। मुझे उसके पास ले चलो, मुझे उससे बदला लेना है। तुम्हें मेरी कसम है बॉन्ड, मुझे उसके पास ले चलो। मैं उसके हाथों को तोड़ डालूंगा जिससे उसने मेरे निर्भय पर कोड़े बरसाए हैं। मैं अधिक नहीं सह सकता बॉन्ड, उसे मेरे हवाले कर दो। नहीं, अभी नहीं। बॉन्ड ने और गहरी चोट की। बॉन्ड जैसे पागल हो गया जबर। मैं तुम्हें तुम्हारे एक बहुत फ़ायदे की बात बता सकता हूँ। मैं तुम्हें उस वस्तु का पता बता सकता हूँ जिसके लिए तुम यहाँ आए हो। लेकिन मुझे उस कुत्ते, मगर तुम्हें कैसे मालूम कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ? बॉन्ड ने प्रश्न किया। मुझे सब मालूम है, उत्तेजना में जबर सिंह कहता ही चला गया। मैं सब जानता हूँ। मैंने ही तुम्हें यहाँ बुलाया है। सब कुछ मैंने ही किया है। मेरी ही सूचना पढ़कर तुम यहाँ आए हो। बॉन्ड के होठों पर ऐसी मुस्कान दौड़ गई मानो वह अपने लक्ष्य में सफल हो गया हो। उसने कहा, तुमने बुलाया है? क्या बकते हो? यहाँ आने से पहले मैं तुम्हें जानता भी नहीं था। तुम यकीन करो, मैंने ही तुम्हें बुलाया है। जबर सिंह जोश में कहता ही चला गया। मैंने ही तुम्हारे देश का ध्यान इतने बड़े लाभ की ओर किया है। कदाचित तुम जानते हो, तुम्हारे देश के राष्ट्रपति को एक पत्र मिला होगा। उसी पत्र के कारण तुम्हारे देश का ध्यान गुलशनगढ़ की ओर गया। उसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए तुम्हारे देश ने गुलशनगढ़ पर आक्रमण कर दिया। मैं तुम्हारी बहुत सहायता कर सकता हूँ, लेकिन इस स्टेट के एक एक बच्चे को कत्ल करने का मौका तुम मुझे दो। मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। लेकिन इसका क्या सबूत है कि वह पत्र इंग्लैंड को तुमने लिखा था? जेम्स बॉन्ड ने कहा। सबूत मेरे पास है, कहते हुए जबर सिंह ने अपनी जेब में हाथ डालते हुए कहा। उस पत्र की एक कॉपी मैं हमेशा अपने पास रखता हूँ। कहते हुए उसने एक कागज़ निकाला और बॉन्ड को थमाता हुआ बोला, देखो, तुम्हारे देश की रानी को ठीक ऐसा ही पत्र मिला होगा, इसी राइटिंग में।
उत्सुक होकर जेम्स बॉन्ड ने पत्र खोलो बिना किसी संबोधन के लिखा था, मैं तुम्हारे लिए एक अज्ञात आदमी हूँ और अज्ञात ही रहना चाहता हूँ, किंतु फिर भी मैं आपके देश को बहुत कुछ ही नहीं बल्कि सब कुछ दे सकता हूँ। इतना सब कुछ दे सकता हूँ जिसे पाकर आप पूरे विश्व पर राज कर सकते हैं। शायद आप सोच रहे होंगे कि मैं किसी खजाने इत्यादि की बात कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। एक ऐसी अमूल्य वस्तु है जिसे कोई भी प्राप्त करने के लिए इंसानी खून को पानी की तरह बहा सकता है। मैं यह तो नहीं जानता कि वह वस्तु कहाँ है, किंतु यह अवश्य बता सकता हूँ कि वह वस्तु गुलशनगढ़ की धरती पर कहीं है। अब आपको बताता हूँ कि वस्तु क्या है। वह वस्तु है हजारों वर्ष लिखे हुए पुराने प्राचीन ग्रंथ। ये 5 हस्तलिखित ग्रंथ थे। कदाचित आप यह सोच रहे होंगे कि ये ग्रंथ किसके हो सकते हैं। जरा ध्यान दीजिए, भारतीय सभ्यता कितनी पुरानी है, प्राचीन कालीन आर्य कितने विद्वान थे, इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इन्हीं आर्यों ने बड़े बड़े आश्चर्यजनक ग्रंथों की रचना की थी। उनमें सबसे अधिक प्रसिद्ध वेद हैं। सारा विश्व जानता है कि आर्यों ने 4 वेद लिखे थे। आर्यों के ही 4 वेद एक ऐसा आश्चर्य था जो आज तक सबसे बड़ा आश्चर्य है। इन वेदों के नाम यजुर्वेद, अर्थवेद, सामवेद और ऋग्वेद है। कहा जाता है ऋग्वेद मानव ज्ञान का सबसे पुराना ज्ञान संचित भंडार है। मैक्सवेलर जैसे विद्वान ने कहा था कि ऋग्वेद का ठीक ठीक समय बताना किसके लिए संभव है। ऋग्वेद के 10 मंडलों में 1080 सूत्र हैं और 1,05,52 मंत्र हैं। अभी तक इन्हें हिंदू बुद्धि की सर्वोत्कृष्ट कृति मानते हैं। भारत का अति प्राचीन साहित्य पूरे विश्व को चौंका देने वाला है। रामायण और महाभारत भारत के 2 महान ऐतिहासिक महाकाव्य हैं। इनके अतिरिक्त 18 पुराण हैं। मतलब यह कि भारत के लोग ऐसे ऐसे ग्रंथों की रचना करते रहे हैं जिनकी विशेषताओं पर सहज ही विश्वास नहीं किया जा सकता। अभी तक ऋग्वेद को सबसे प्राचीन ग्रंथ माना गया है, लेकिन हमारे हाथ एक ऐसा सूत्र लगा है जिससे पता चलता है कि वे 5 ग्रंथ ऋग्वेद से भी प्राचीन हैं। ये ग्रंथ अभी तक दुनिया की नज़रों से छुपे हुए हैं। इसका आप विश्वास करें कि ये ग्रंथ ऋग्वेद से भी प्राचीन और आभादायक हैं। आप जानते होंगे कि चारों वेदों में अलग अलग विषय पर लिखा हुआ है। ऋग्वेद विज्ञान से भरा पड़ा था। ये चारों वेद छिन्न भिन्न होकर पूरे विश्व में बंट गए। इस बात को भी हर सद्बुद्धि व्यक्ति जानता है कि आज साइंस के जरिए जितने भी आविष्कार हो रहे हैं वह सब ऋग्वेद की ही देन है। ऋग्वेद से प्राचीन ये 5 हस्तलिखित ग्रंथ भी वेदों की भांति अलग अलग विषयों पर लिखे गए हैं। इनमें एक ग्रंथ का विषय विज्ञान है। इनमें दोहों के रूप में न जाने कितने वैज्ञानिक फार्मूले अंकित हैं। मैं इन ग्रंथों के विषय में अधिक पता नहीं लगा पाया हूँ। यही पता नहीं लगा पाया हूँ कि शेष 4 ग्रंथ किस विषय पर लिखे हैं, लेकिन इतना जानता हूँ कि ये ग्रंथ वेदों से भी अधिक लाभदायक हैं। और यह कौन नहीं जानता कि वेद कितने लाभदायक थे। इन 5 ग्रंथों में एक केवल विज्ञान पर लिखा है और यह ग्रंथ किसी भी देश के लिए वरदान सिद्ध हो सकता है। इसमें 3,585 दोहे हैं। मुझे नहीं पता कि ये ग्रंथ गुलशनगढ़ में कहाँ है, परंतु इतना पता मैं लगा चुका हूँ कि ये ग्रंथ एक स्थान पर रखे हैं जिनके विषय में केवल गुलशनगढ़ का वर्तमान राजा जानता है। यहाँ का राजा अभय सिंह एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक है और आजकल उन ग्रंथों की खोज में लगा हुआ है। मैं क्योंकि एक ब्रिटिश नागरिक हूँ, इसलिए अपने देश को इस विषय में बताना अपना कर्तव्य समझा। जो मुझे मालूम था वह इस पत्र में लिख दिया। मेरे विचार से इन ग्रंथों को प्राप्त करने के लिए गुलशनगढ़ पर कब्जा करना आवश्यक है। मैंने अपना फर्ज पूरा किया और यह भी स्पष्ट है कि ये ग्रंथ कहाँ है इसकी जानकारी केवल अभय सिंह को ही है।
वही आपको इन पर पहुंचा सकता है। अब आप चाहें जो भी रास्ता अपनाएं, इस पत्र में इन ग्रंथों के विषय में अधिक विस्तृत रूप में लिखने में असमर्थ हूँ। इसलिए पत्र में लिखी बातें झूठ लगे तो गुलशनगढ़ जाकर इसकी पुष्टि कर सकते हैं। धन्यवाद। अज्ञात। जेम्स बॉन्ड ने पूरा पत्र पढ़ लिया। वास्तव में उसके देश को एक ऐसा ही पत्र मिला था। उसने इस पत्र को भी पढ़ा था। बिल्कुल यही राइटिंग और लैंग्वेज थी।